भारत अविश्वसनीय विविधता, समृद्ध इतिहास और संस्कृतियों, धर्मों, भाषाओं और परंपराओं की एक विस्तृत विविधता वाला देश है। यह विविधता भारत के लंबे और जटिल इतिहास में निहित है, जिसने कई अलग अलग समूहों और संस्कृतियों को एक साथ आते और मिश्रित होते देखा है। भारत कई अलग अलग धर्मों का घर है, जिनमें हिंदू धर्म, इस्लाम, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ईसाई धर्म शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक धर्म की अपनी अनूठी मान्यताएं, प्रथाएं और परंपराएं हैं, और इन सभी ने भारतीय संस्कृति के समृद्ध चित्रपट में योगदान दिया है। अपनी धार्मिक विविधता के अलावा भारत में भाषाई और जातीय समूहों की एक विस्तृत विविधता भी है। भारत में 1600 से अधिक विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, हालांकि अधिकांश जनसंख्या हिंदी बोलती है, जो देश की आधिकारिक भाषा भी है। अन्य प्रमुख भाषाओं में बंगाली, तेलुगु, मराठी, तमिल और उर्दू शामिल हैं। भारत की जातीय विविधता इसके भोजन, संगीत और कलाओं में भी परिलक्षित होती है। अलग अलग मसालों, सामग्री और खाना पकाने की तकनीक के साथ देश के प्रत्येक क्षेत्र का अपना अनूठा व्यंजन है। हालांकि भारत का संविधान जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, यह व्यवस्था भारतीय समाज में गहराई से जुड़ी हुई है और लाखों लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक अवसरों को प्रभावित करती है। प्रयास नेपाली बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम, यहूदी धर्म और सिख धर्म जैसे अन्य धर्मों में प्रचलित मतभेदों पर आधारित हैं। लेकिन मुख्य अंतर यह है, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था का उल्लेख इसके शास्त्रों में किया गया है, जबकि अन्य धर्मों ने समाजीकरण या धर्म परिवर्तन के एक भाग के रूप में जातिवाद को अपनाया। दूसरे शब्दों में, हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था इस्लाम में एक धार्मिक है, कुछ उच्च जाति के हिंदू इस्लाम में परिवर्तित हो गए और सल्तनत और मुगल साम्राज्य के शासक समूह का हिस्सा बन गए, जिन्हें अरब, फारसी और अफगान के रूप में जाना जाने लगा। अशरफ, उनके नीचे मध्य जाति के मुसलमान हैं, जिन्हें अजलाफ कहा जाता है, और सबसे निचली स्थिति मुसलमानों की है का जश्न मनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जो इसे इतना अनूठा और आकर्षक देश बनाती है। ईसाई धर्म, गोवा में हिंदू धर्मांतरित ईसाई बामोन बन गए, जबकि क्षत्रिय और वैश्य ईसाई रईस बन गए, जिन्हें चारदोस कहा जाता है। जो वैश्य चारदो जाति में प्रवेश नहीं कर सके वे गौद्दो बन गए और शूद्र सुधीर बन गए। ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित महार और चमार बन गए। बौद्ध धर्म, कई बौद्ध देशों में जाति व्यवस्था के विभिन्न रूपों का अभ्यास किया जाता है, मुख्य रूप से श्रीलंका, तिब्बत और जापान में, जहां कसाई, चमड़े और धातु के काम करने वालों और चौकीदारों को कभी-कभी अशुद्ध माना जाता है। जैन धर्म, ऐसी जैन जातियां हैं जिनमें एक विशेष जाति के सभी सदस्य जैन हैं। इसी समय कई हिंदू जातियों के जैन विभाजन भी हुए हैं। सिख धर्म, सिख साहित्य में वर्ण को वर्ण और जाति को जाट के रूप में वर्णित किया गया है। धर्म के एक प्रोफेसर एलेनोर नेस्बिट कहते हैं कि वर्ण को एक वर्ग प्रणाली के रूप में वर्णित किया गया है, जबकि जाट में सिख साहित्य में कुछ जाति व्यवस्था की विशेषताएं हैं। सिखों के सभी गुरुओं ने अपने जात में विवाह किया और उन्होंने अंतर्विवाही विवाहों की परिपाटी की। जाति व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया था और लोग अपनी जाति में पैदा हुए थे और इसे बदल नहीं सकते थे। प्रत्येक जाति के अपने रीति रिवाज, परंपराएं और नियम थे और सदस्यों से उनका सख्ती से पालन करने की अपेक्षा की जाती थी। उच्चतम जातियों जैसे कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों को सबसे अधिक विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें सबसे शुद्ध माना जाता था, जबकि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने जातिवाद को कानून में स्थापित करके और इसे विभाजन और शासन के साधन के रूप में उपयोग करके इसे और बढ़ा दिया। अंग्रेजों ने लोगों को उनकी जाति के आधार पर वर्गीकृत किया और प्रत्येक समूह के लिए अलग निर्वाचक मंडल बनाया, जिससे उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया को नियंत्रित करने और हेरफेर करने की अनुमति मिली।
उन्होंने अपने स्वयं के शासन को सही ठहराने और एक पदानुक्रमित सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जाति व्यवस्था का भी इस्तेमाल किया। जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों के बावजूद यह 1947 में स्वतंत्रता तक भारतीय समाज में गहराई तक बना रहा। भारत के संविधान, जिसे 1950 में अपनाया गया था, ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त कर दिया और प्रदान किया निचली जातियों के उत्थान में मदद करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के लिए। हालांकि आधुनिक भारत में जातिवाद एक व्यापक समस्या बनी हुई है और इसे मिटाने के प्रयास जारी हैं। जातिवाद या जाति के आधार पर भेदभाव 1947 में आज़ादी के बाद से भारत में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है। जबकि भारतीय संविधान जाति और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, देश के कई हिस्सों में जातिगत भेदभाव की प्रथा बनी हुई है। आज़ादी के बाद जातिवाद को संबोधित करने में मुख्य चुनौतियों में से एक भारतीय समाज में जाति व्यवस्था की गहराई से स्थापित प्रकृति रही है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ऐतिहासिक रूप से वंचित जातियों के लिए निचली जातियों के सदस्यों, विशेष रूप से दलितों, पहले अछूत के रूप में जाना जाता था, के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के उदाहरण भी सामने आए हैं, जो जीवन के कई क्षेत्रों में भेदभाव का सामना करना जारी रखते हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार और पानी जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच शामिल है। अछूतों जैसी सबसे निचली जातियों को अशुद्ध माना जाता था और उन्हें भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार के अधीन किया जाता था। हाल के वर्षों में जातिवाद के मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इसे और अधिक प्रत्यक्ष रूप से संबोधित करने के प्रयास किए गए हैं। कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं ने राजनीतिक और आर्थिक संस्थानों में निचली जातियों के अधिक प्रतिनिधित्व के साथ साथ जातिगत भेदभाव के मुद्दे पर शिक्षा और जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया है। इन प्रयासों के बावजूद भारतीय समाज में जातिवाद एक जटिल और गहराई से जुड़ा हुआ मुद्दा बना हुआ है, जिसे संबोधित करने के लिए निरंतर ध्यान देने और कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व। जबकि राजनीति में हाशिए की जातियों के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के प्रयास किए गए हैं, वास्तविकता यह है कि कई राजनेता अभी भी प्रमुख जातियों से आते हैं। यह अक्सर उन नीतियों और निर्णयों की ओर ले जाता है जो हाशिए पर रहने वालों की तुलना में प्रमुख जातियों के हितों का पक्ष लेते हैं। रोजगार में भेदभाव। जाति आधारित भेदभाव कार्यस्थल में मौजूद है। निचली जातियों के कई व्यक्तियों को नौकरी के अवसरों से वंचित किया जा रहा है या उन्हें नीच नौकरियों में धकेल दिया जा रहा है। जातिवाद या उनकी जाति या सामाजिक वर्ग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करने की प्रथा सदियों से भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा। दुर्भाग्य से भारत में कुछ राजनीतिक दलों ने सत्ता और प्रभाव हासिल करने के लिए इसका इस्तेमाल अपने लाभ के लिए किया है। भारत में कई राजनीतिक दलों ने ऐतिहासिक रूप से चुनाव जीतने के लिए जाति आधारित वोट बैंक पर भरोसा किया है। वे अपना वोट हासिल करने के लिए कुछ जातियों को नौकरी, शिक्षा और अन्य लाभों का वादा करने जैसी रणनीतियों का उपयोग करते हैं। वे विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच तनाव पैदा करने के लिए विभाजनकारी भाषा और बयानबाजी का भी इस्तेमाल करते हैं, जिसका वे राजनीतिक लाभ के लिए फायदा उठा सकते हैं। कुछ मामलों में राजनीतिक दलों ने अधिक वोट हासिल करने के लिए नई जाति आधारित पहचान और विभाजन भी बनाए हैं। वे जाति आधारित संगठनों और नेताओं को राजनीतिक संरक्षण और समर्थन भी प्रदान कर सकते हैं, जो तब अपने समुदायों को उस विशेष पार्टी को वोट देने के लिए लामबंद करते हैं। कुछ मामलों में राजनीतिक दल जातिवाद का उपयोग समुदायों को विभाजित करने और विभिन्न जाति समूहों के बीच तनाव पैदा करने के लिए भी कर सकते हैं। यह उन संदेशों को बढ़ावा देकर किया जा सकता है जो एक जाति समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करते हैं, उनके बीच प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करते हैं।
ऐसा करके वे विभिन्न जाति समूहों की एकता को कमजोर कर सकते हैं और अपनी सत्ता को सुरक्षित कर सकते हैं। भारत में भाजपा, कांग्रेस, बसपा, आप, भाजपा और एमआईएम जैसे कई राजनीतिक दल हैं। उनका अपना राजनीतिक सांकेतिक है, जिसम जातिवाद सभी पार्टी के लिए एक कॉमन टॉपिक है, जैसे कि बीजेपी ज्यादातर हिंदुत्व की राजनीति करती है या वो लक्ष्य मुस्लिमों के हक की बात करती है। इसके अलावा बसपा मुखिया रूप से दलित समुदाय के लिए लड़ाई करती है, वही सपा, आप या इंडिया की कई पार्टियां सोशलिज्म का झंडा लेकर घूमती है। जातिवाद की वजह से ही खालिस्तान जैसे बेबुनियाद आंदोलन हो रहे हैं। कैसे जातिवाद का प्रभाव? विवाह। अधिकांश भारतीय शादियां माता-पिता द्वारा तय की जाती हैं। आदर्श जीवन साथी खोजने के लिए उनके द्वारा कई कारकों पर विचार किया गया, जिनमें से एक की जाति एक महत्वपूर्ण कारक है। लोग नहीं चाहते कि उनका बेटा या उनकी बेटी किसी दूसरी जाति के व्यक्ति से शादी करें। जैसे शब्द अछूत बताता है, एक ब्राह्मण कभी भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति जाति के व्यक्ति से शादी नहीं करेगा। शिक्षा। सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के लिए जाति आधारित आरक्षण है। इस पृष्ठभूमि का एक व्यक्ति आरक्षण के आधार पर बराबर या उससे कम शैक्षणिक अंकों के साथ शीर्ष स्तरीय कॉलेज में सीट सुरक्षित कर सकता है। हालांकि गरीब ब्राह्मण इस आरक्षण प्रणाली से वंचित हैं। उदाहरण के लिए, एक ब्राह्मण को शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए कुछ परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त करने होते हैं, जबकि निचली जाति के आवेदक विश्वविद्यालय में सीट पाने के लिए परीक्षा को बाईपास भी कर सकते हैं। नौकरियां। जातिगत आरक्षण के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आवंटित किया जाता है।